हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथवैथ। आपका अपने चैनल मैथवैथ पर स्वागत है। कल जहाँ तक वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोगों ने m की वैल्यू निकालनी सीखी थी, ठीक है। और m की वैल्यू हम लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से निकाली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m के लिए CF कैसे निकलेगा, ठीक है। तो m की डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ जो आएंगी वो किस तरीके से आएंगी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है आज का, m की अगर वैल्यूज़ आती हैं लाइक डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m मिलती हैं, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m अगर आपको मिलती हैं, जैसे जैसे m की वैल्यू हो सकता है, कल मैंने क्वेश्चंस कुछ बताए थे, 2 क्वेश्चन बताए थे इस पर। अगर m की वैल्यू लाइक a आ गई, b आ गई, c आ गई, मैं 3 वैल्यूज़ लेके बता रहा हूँ, ठीक है। 3 तरीके की वैल्यू आ गई या फिर ढेर सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। 3 वैल्यू पहले बताता हूँ फिर ढेर सारी बताता हूँ। तीनों डिफरेंट, लेट से m इज इक्वल टू 1, 2, 3 आ गया, ठीक है। कल मैंने क्वाड्रेटिक बताया था, 2 वैल्यूज आई थी। क्यूबिक होगा तो 3 वैल्यू आएंगी, क्वार्टिक होगा यानी पावर 4 होगा तो 4 वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे केस में CF का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग m फाइंड आउट कर लेते हैं उसके जस्ट बाद हम लोग लिखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन भी बोलते हैं CF को, ठीक है। और CF भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से सुनते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें जो आंसर लिखना होता है वो e की पावर में आपका जो पहला वैल्यू है a, e की पावर में a और साथ में x दे देना होता है। और अगर दूसरी वैल्यू है उसे e की पावर में b दे देना है x के साथ। और तीसरी वैल्यू है उसमें e की पावर c x दे देना है। और इन तीनों ही वैल्यूज़ को, ये y1 है आपकी, जैसा मैं बहुत स्टार्टिंग में बताया था, ये y2 है आपका और ये y3 है आपका। तीनों को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक एक कांस्टेंट दिया था और सबके बीच में एक प्लस साइन भी लगाया था, तो मैं प्लस साइन लगा ले रहा हूँ, ठीक है। पहले वालों को सपोर्ट देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट ले ले रहा हूँ, लाइक C1 ले ले रहा हूँ। अच्छा, ये C1 इस C से डिफरेंट है, ये C कोई एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। C1, C2 और C3 आपको हर क्वेश्चन में ऑटोमेटिक लगा देना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब m की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। बात समझ में आई। CF कैसे बनेगा, जो आपकी तीनों वैल्यूज आएंगी उनको e की पावर में लिख देंगे और साथ ही साथ C1, C2, C3, आप B1, B2, B3 भी लगा सकते हो। बस करना ये, इन तीनों से डिफरेंट, वैसे तो ये तो 1, 2, 3 में या कोई अरिथमेटिक वैल्यू आएगी, जैसे 1, 2, 3 आ जाएगा या 1, 4, 5 आ जाएगा। आप C1, C2, C3 लगा सकते हो, ये C1, C2, C3 तो आपको लगाना ही है, ठीक है। ये कांस्टेंट सपोर्ट में है, ठीक। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जितने भी m के अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने जैसे बताया, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, तो सब पे पहले उनका फॉर्मूला देखेंगे और सबके साथ साथ उनका एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला एग्जाम्पल आप देखते हैं। जो कल हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़ा था वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन लिखा था तो उसमें मैंने लिखा था कि राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ m। हम लोगों ने कल ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना सीखा था और m की वैल्यू निकालनी सीखी थी। तो यहाँ पे शुरुआत तो वही करनी पड़ेगी हमें, m की वैल्यू तक तो निकालना ही पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या लिखने वाला हूँ आपको पता है, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, उसे ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ही आपको ये क्लियर होगा। हम लोग क्या करते हैं, y को हटा देते हैं और जहाँ जहाँ d/dx आता है वहाँ पे m लगा देते हैं। तो पहले वाले में d2/dx 2 है तो वो m² हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है 5m + 6 = 0। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, देखिए देखिए, क्वाड्रेटिक जैसे आप लोग क्लास 10th में सीखे हो वही सेम तरीका है, वही सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का, कि मिड टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं इसे, है ना। 6 को ब्रेक करें ऐसा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए, तो 2 और 3 ज़ा 6 भी होता है और 2 और 3 को ऐड करोगे तो आपका 5 भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप m कॉमन लोगे तो m+2 मिलेगा और +3 ले लिया तो भी आपको m+2 मिल जाएगा =0, ठीक। अब यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, m+2 मिल जाएगा और m+3 मिल जाएगा,
इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखोगे m की वैल्यू दो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, आ रहा है पहला -2 आ रहा है और -3 आ रहा है। अब ये दोनों की दोनों क्या है, कैसी वैल्यूज़ हैं, दोनों की दोनों डिफरेंट है। अभी जो हम लोग ने पॉइंट पढ़ा है फर्स्ट, m की दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग CF निकालने वाले हैं। यू कैन से दैट कि CF निकालते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं और ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी है एक तरीके से यहाँ से बोला जाए तो, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था, C1 e⁻ ax था ना, और a यहाँ पे कितना है -2, तो हो जाएगा -2x प्लस C2 e⁻bx यानी -3x। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो भी क्वेश्चन था उसमें इक्वल टू में 0 था, ठीक है, तो इसमें PI नहीं निकल पाएगा। कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इक्वल टू में 0 हो यानी Q, इक्वल टू को मैंने Q माना था, अगर वो 0 हो तो सिर्फ CF ही हमारा पूरा सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। और PI जो होता है Q की वजह से, वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे, उसके क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके के होंगे, वहाँ पे 0 नहीं होगा इक्वल टू में, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, ये आपका CF आया और यही आपका क्या है टोटल सॉल्यूशन, यानी y इज इक्वल टू C1 e⁻² प्लस C2 e⁻³ अब यहाँ पर C1 और C2 क्या होंगे, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। आर्बिट्रेरी के बारे में मैंने बताया था कल कि इन्हें स्वेच्छ अचर बोला जाता है, जो अपने मन से लिए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह कांस्टेंट ही है, कोई बात नहीं है। अब ये आपका आंसर है कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वल टू 0 था इसलिए केवल CF से काम चल गया। अभी हम लोग CF के बारे में बात करेंगे, लगभग 5 पॉइंट है, पाँचों के पाँचों पॉइंट CF पे ही डिपेंड करते हैं। चलिए, डिफरेंट वैल्यू आई तो क्या किया हम लोगों ने, सीख लिया। अब m की सेम वैल्यू आएगी, जो रिपीटेड वैल्यू आएगी उनके लिए हम क्या करेंगे, चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा, जो सेकंड पॉइंट है, अगर m की वैल्यू हमारे पास m हैज़ सेम वैल्यूज़, अगर मैं सेम वैल्यूज़ की बात करूं, लाइक अगर कुछ चीज़ें रिपीट कर जाएं, कैसे रिपीट कर जाएंगी, देखिए अगर मैं कहूँ m की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया और 2 बार a रिपीट कर गया और एक बारी b डिफरेंट आ गया, और ये सारे के सारे रियल हैं, अभी रियल पे बात चल रही है, ठीक है। पिछला पॉइंट भी रियल पे था, ये जो यहाँ पे था आपका, हाँ ये सब क्या है, रियल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे क्या है, सबके सब रियल है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे भी रियल है और दो वैल्यू, कोई भी दो फैक्टर्स मेरे सेम आ गए, तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ऐसे केस में CF जो आता है हमारा, वो किस तरीके से डील करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए CF अभी इक्वल टू में 0 ही चल रहा है, मतलब Q की वैल्यू 0 ही है, ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन अपना CF ही होगा, ठीक। ध्यान से सुनिए, अब मुझे दिख रहा है कि A रिपीट कर रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। A की वैल्यू कितनी बार रिपीट करी, सिर्फ 2 बार, तो इसको लिखना कुछ इस तरीके है कि C1 पहला कांस्टेंट आपने लिख दिया, प्लस C2 कांस्टेंट लिखा, उसके साथ एक x दे दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या किया, e⁻ax, मतलब जो चीज़ रिपीट कर रही है वो जितनी बार रिपीट कर रही है उतने बार आपको कांस्टेंट चाहिए होगा। जैसे a 2 बार रिपीट कर रहा है तो C1 और C2 चाहिए होगा। C1 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगेगा, लेकिन C2 के साथ x लग जाएगा, ठीक है। और आपका जो a है वो e की पावर में लग जाएगा, प्लस अब b जो है वो तो डिफरेंट वैल्यू है, उसके लिए नया कांस्टेंट C3, वो तो वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, जैसा पहला पॉइंट था, C3 e⁻bx, ठीक है, क्लियर है, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अच्छा, एक और इसमें देखिए पॉइंट देखते हैं, अगर मैं ये कहता कि कोई सिंगल एक फैक्टर 3 बार आ जाए तो क्या करेंगे, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। मान लेते ये पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया। अगर मैं कहूँ कि m के पास ऐसी 4 वैल्यूज़ हैं, m इज़ इक्वल टू a, 4 कर दे रहा हूँ, 3 कर लेता हूँ, चलिए 3 समझ लेते हैं, 4 तो समझ में आ जाएगा। और फिर मैंने लगा दिया b लगा दिया और एक c भी लगा दिया, चलिए
इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई। चलिए ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, सी एफ समझेंगे। सी एफ समझिए, समझ में आ जाएगा अभी आपको। सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान सुनिए, ए कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। अच्छा ए 3 बार है तो भाई C1 तो हो ही गया पहला, फिर C2x 2 बार, ए का काम हो गया, फिर C3 और x पावर कितना हो जाएगा 2, देखिए x पावर बढ़ रही है, तीनों ए का काम हो गया। अब e टू द पावर ax हो जाएगा, और आपका जो b है, b तो डिफरेंट है ना भाई, और एक ही बार आया है, तो उसके लिए आप लगाइए C4 e टू द पावर bx, और जो आपका सी है, मतलब पांचवा फैक्टर है, पांचवा रूट है, वो उसके लिए आपको C5 लगाना पड़ेगा और e टू द पावर cx, ठीक, ये आपका CF निकल के आएगा, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और बताता हूँ, बड़ा ही मज़ेदार, देखिए। अब देखिए ज़रा, अगर मैं कहूँ कि m की वैल्यूज़, जैसे मान लेता हूँ a 2 बार ही आ गया, ठीक है, b भी 2 बार ही आ गया, और c एक बार ही आ गया, ठीक, तो ऐसे में CF क्या बनेगा, देखिए कुछ नहीं, सेम वैसा ही करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से चलना है। ए 2 बार ही रिपीट हुआ है ना, इसके लिए इसका मतलब इसके पास 2 कांस्टेंट होंगे, C1 प्लस C2 और एक x बढ़ गया, और e टू द पावर ax मल्टीप्लिकेशन में आ गया, प्लस b 2 बार रिपीट हुआ है, इसके लिए भी 2 कांस्टेंट आएंगे, C1 C2 ले चुके हो तो C3 ले लो और C4 ले लो, C4 के साथ x दे देना पड़ेगा, ठीक है, और e टू द पावर bx, और c तो बेचारा अकेला एक ही है, तो वो जैसे होता है वैसे किया जाएगा। C4 तक आप लिख चुके हो, C5 लिखो और e टू द पावर cx, ये आपका CF निकल के आ गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, जब रिपीटेड रूट्स हैं, रियल भी हैं और रिपीटेड भी हैं, ठीक। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है। इक्वल टू 0 है, इसका मतलब CF से काम चल जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे पावर 3 आ गया, अब जैसे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो क्या होना चाहिए, ए ई क्या होगा, ए ई वही है अंदाज अपना लिखने का, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे m कर दीजिए, तो m क्यूब हो गया, ये -3m हो गया, y को हटा देना होता है आपको पता है, इज इक्वल टू 0, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, ठीक है। पावर 3 है, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक होता है, तो क्लास 10th वाले तरीके से हो जाता है, पावर 3 है तो क्या करेंगे, एक थ्योरम आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, उसमें अपने मन से m की वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है, जिस तरह कि m की वैल्यू आपने कभी +1 पुट करके देखी, अगर 0 आ गया तो आपका वो फैक्टर हो जाएगा, या -1 रखने पे आ गया, +2 रख दिया, -2 रख दिया, ठीक है, तो जिसको रखने से 0 बन जाएगा वही आपका फैक्टर होगा, ठीक। तो आपके ऊपर ये थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। वैसे m इज इक्वल टू 1 रख के देखो, आप माइंडली वैसे रखो, यहाँ पे जैसे 1 रखोगे तो 1 क्यूब हो गया, -3 हो गया, +2, तो 2 + 1 3, -3 0, यानी तो m इज इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक फैक्टर m -1 हो गया, ठीक है, और तो अगर m इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट तो ये हो गया, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो m-1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो m-1 एक मिल गया बाई चांस, फिर हम लोग क्या करते थे, क्लास 10th में सीखा हम लोगों ने कि m-1 से आप इसको डिवाइड कर देते थे लेफ्ट हैंड साइड को, तो बाकी के 2 फैक्टर्स भी मिल जाया करते थे, ठीक है। तो एक रूट आप इससे निकाल लोगे, ठीक, अगर लॉन्ग आंसर आएगा तो, नहीं तो शॉर्ट में तो अभी ट्रिक बताऊंगा मैं, अभी तो लॉन्ग बता रहा हूँ जिससे कि आपका मिड टर्म हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा डिवाइड करने से आ जाएगा, जो आपका क्लास 10th में था ना पॉलिनोमियल चैप्टर, बहुत लोगों ने बहुपद पढ़ा होगा, तो वो वहाँ से एक बार इसको पढ़ जरूर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि मुझे ये भी अच्छे से पूरा बता देना चाहिए तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो मैं इसे भी एक बार सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो देखते हैं, आप फैक्टराइज करेंगे तो m-1 यहाँ पे 2 बार मिल जाएगा आपको, ठीक है, m-1 2 बार m-1 मिलेगा आपको, और एक बारी m+2 मिलेगा आपको, इक्वल टू 0, यहाँ से m की 3 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, पहला 1, दूसरा भी 1, और तीसरा आ जाएगा -2, ठीक है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व किया अगर आप जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी 10th का है, आपको आना चाहिए वैसे। m की तीनों वैल्यूज आ गई, 1 2 बार ही रिपीट कर रहा है, तो यानी ये डेफिनेटली सेकंड पॉइंट है CF निकालने वाला, तो चलिए इसका CF लिख देते हैं। देखिए तो CF क्या होगा इसका,
सी एफ इज इक्वल टू 1 दो बार ही रिपीट हुआ है तो इसको दो कांस्टेंट चाहिए होंगे, एक C1 प्लस C2, और जब दो कांस्टेंट है तो एक के साथ x जरूर होगा, ठीक है। और क्या होगा, e⁻1x, वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस -2 तो एक ही बार ही आया है तो इसको एक नया कांस्टेंट C3 दे दीजिए और e⁻−2x लिख दीजिए, ठीक है। सो यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन भी होगा, यानी y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e⁻x प्लस C3 e⁻−2x। अब आपको नीचे लिखना चाहिए वेयर C1, C2 एंड C3 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। जब रिपीटेड रूट्स आते हैं तो क्या किया जाता है, वो इस तरीके से आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारी इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी m की, ठीक है। देखिए अगर कहा जाए इफ़ आपने m को सॉल्व किया, इज कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आए या फिर इमेजिनरी नंबर निकल के आए, क्या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करो, इमेजिनरी आ जाए, मतलब d आपका नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो ये इमेजिनरी वैल्यू होगी किस तरीके की, देखिए मैं बताता हूँ। आपका जो m आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, m इज इक्वल टू यू कैन से दैट कि अल्फा प्लस आई बीटा टाइप आएगा, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसमें दोनों ही होंगे, ठीक है। तो इसके केस में आप सी एफ कैसे निकालते हो, तो ऐसे केस में सी एफ आपका होता है, जो रियल पार्ट अल्फा है ना इसका, वो जाता है आपका e⁻α x, ये e की पावर में आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट शुरू होगा, उसके बाद एक कांस्टेंट शुरू होगा C1 आया, फिर लिखा जाएगा कॉस और उसके साथ आ जाएगा बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। आप इसे दो तरीके से और लिख सकते हो, कैसे, देखिए सबसे वो थोड़े इजी भी रहेंगे, शॉर्ट में भी होंगे, वैसे इन्हें भी याद रखना है आपको, तीनों याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में कोई भी पूछ सकता है। तो जो दूसरा सी एफ का फॉर्मूला होगा इमेजिनरी के केस में, C1 आप बाहर ही कर दो, ठीक है, e⁻α x आप वहीं के वहीं रहने दो, फिर आप लिख सकते हो साइन बीटा एक्स प्लस C2, ठीक, ये भी आप लिख सकते हो, या फिर आप एक और भी लिख सकते हो और करके C1 e⁻α इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C2, आप ये सब भी लिख सकते हो। इमेजिनरी के केस में ये तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, और तीनों आंसर इसलिए याद करने हैं क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड है, जहाँ जहाँ एमसीक्यू बनता है मैं वहाँ आपको बताता हूँ, ज़रूरी है आप तीनों के तीनों दिमाग में रखिए, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊँ आपको, इसी से ये प्रूव होते हैं और इसी से ये भी प्रूव होता है, ठीक है। आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर आपको प्रूफ बताऊँगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप याद ही कर लें, दिमाग में रखें कि दो कांस्टेंट होगा, ये साइन और कॉस खाली चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है अगर दो अलग टाइप के हैं, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व d⁻3 - 8 y = 0 = 0, इसका मतलब सी एफ से काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना होता है, d की जगह m रख देना होता है और y को हटा देना होता है। तो d की जगह m रखा आपने तो क्या हो गया, m³ - 8 y हट गया = 0, ठीक। m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली 8 को उधर ले जाओ, या फिर आप इसको ऐसे लिखो m³ - 2³ a³ - b³ का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, एक m-2 फैक्टर मिला, मैं इसको पूरा सॉल्व कर ही देता हूँ। दूसरा क्या होगा, एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab और प्लस b²। तो एक फैक्टर तो ये दिख रहा है आपको, दूसरा फैक्टर ये वाला है, तो एक फैक्टर m = 2 तो यहीं के यहीं आ गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा देखिए लिखा है m² प्लस 2m प्लस 4 = 0, मतलब दो वैल्यूज़ यहाँ से भी मिलने वाली हैं m² से, ठीक है, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी वैल्यूज़ आपकी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी, भले ही रिपीट कर जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा
अब अगर आप इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग से करें तो नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले जानते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था, श्रीधराचार्य मेथड होता था, श्रीधराचार्य रूल। और अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जानते हैं कि फॉर्मूला यूज़ करना होता है, उन्होंने फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। तो कैसे होता था, m इज़ इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज़ 1 एंड c इज़ 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सो m की वैल्यू कितनी आ गई, आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। सब कुछ कैंसिल करने के बाद -1 प्लस माइनस i√3, ठीक। और एक m यहाँ से आपको पहले से मिल रखा है, m इज़ इक्वल टू 2। सो m की 3 वैल्यूज़ मिल गई, एक 2 मिल गया, एक मिल गया -1 प्लस माइनस i√3, मतलब इसमें तो 2 वैल्यूज़ है, कुल मिला के 3 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। क्योंकि कभी भी इमेजिनरी वैल्यू जो आती है वो हमेशा पेयर में आती है, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, m की वैल्यू मिल चुकी है, CF देखते हैं। देखिए अब CF की बात की जा रही है, तो भाई CF में एक चीज़ बात ध्यान से सुनिए, ये 2 तो वही है शुरुआत वाला, डिफरेंट वैल्यू है बाकी से ये, और ये रियल भी है। तो इसके लिए तो सिंपल एक मैंने कांस्टेंट दिया सिंपली e⁻2x, जिसका काम तो हो गया। अब लगाया मैंने प्लस, ये जो आपकी वैल्यू है ये इमेजिनरी वाला है, वही अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है। अगर थोड़ी सी अपनी सहूलियत के लिए, मैं आपकी सहूलियत के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 लिख दूँ और बीटा इज इक्वल टू √3 लिख दूँ, तो आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। बॉक्स में इसको रख दे रहा हूँ, इसे लिखना नहीं है, इसे हेल्प सहूलियत में लिखा है मेरे आपके लिए। तो इसका क्या बनेगा, देखिए सबसे पहला वाला जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए, मैं पहले वाला लिख रहा हूँ, C2 दिखा देता हूँ एक बार फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे पहले वाला फॉर्मूला क्या था, e पावर वही सेम अल्फ़ा यहाँ पहले बाहर आ जाएगा, फिर कांस्टेंट आएगा कॉस के साथ और कांस्टेंट आएगा साइन के साथ, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, e पावर अल्फ़ा x था ना, तो अल्फ़ा तो यहाँ -1 है, तो -1x हो गया, और विद इन ब्रैकेट कांस्टेंट होता था वहाँ पे C1 C2, तो C1 पहले यूज़ कर चुके हो तो अब C2 लगा दो, कॉस बीटा x ना, तो बीटा यहाँ पे √3 है, √3x प्लस C3 साइन बीटा x मीन्स √3x, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बाकी 2 तरीके से भी आप लिख सकते हो, कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो एक तरीका बता देता हूँ साइन वाला, और बाकी आप दूसरा समझ जाइएगा। देखिए 2 के लिए तो आप वही लिखने वाले हो, C1 e⁻2x, है ना, प्लस फिर एक कांस्टेंट बाहर आता था अगर जो और वाला पार्ट था, तो C2 e⁻α x यानी -1x तो हो गई, साइन बीटा x यानी √3x, प्लस एक कांस्टेंट और देना होता था, C1 C2 तो हो गया, तो C3 दे दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आपको लिखना है, और यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन भी है। ये हमारा आंसर आ चुका है कि अब क्लियर हो गया होगा आपको कि इमेजिनरी के केस में हम कैसे आंसर लिखते हैं। ये हमारा आंसर होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे आंसर लिखो, चाहे आप ऐसे आंसर लिखो, वैसे तीनों याद होने चाहिए आपको, क्योंकि MCQ में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए CF के 2 पॉइंट और हैं, कल वो मैं भी बता दूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो कल ये पहली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग PI पढ़ेंगे, और PI पढ़ के हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 1-2 वीडियो और होगा, 2-3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, अपलोडेड होगी। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।